अस्सलाम वालेकुम जी, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। कल सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शंस के हवाले से समाअत चलती रही, वो तमाम कार्रवाई आपने बराह रास्त देखी होगी। इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर मामला रहता तो इलेक्शन कमीशन की बदनीयती तो पंजाब और केपी असम्बलियाँ तहलील होने के बाद नज़र आई थी, और अभी भी शायद इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस ना करते, जो कि ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। लेकिन क्या सिर्फ इलेक्शन होना काफ़ी है, या फिर क्रेडिबल इलेक्शन होना काफ़ी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना काफ़ी है? एक ऐसा इलेक्शन जिसकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा सवाल ना उठे। सवाल तो उठेंगे, पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा इलेक्शन हो जिसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल ना उठे हो। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से जो रुजू किया था, वो कल भी हम बात कर रहे थे, वो इसी हवाले से था कि जनाब आपने जो आरओज और डीआरओज ब्यूरोक्रेसी से मुकर्रर किए हैं, इनका एक टिल्ट अगेंस्ट अस हमें नजर आता है, तो इसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो लाहौर हाई कोर्ट का स्टे था वो उड़ा दिया, हुक्मनामा भी कल चीफ जस्टिस साहब ने लिखवा दिया। लेकिन एतराज़ वैलिड, मैं एक मिसाल दे के आपको वाज़े करता हूं, और वो ये है, इलेक्शन कमीशन खुद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिख चुका है, निगरान हुकूमत को कह चुका है कि जनाब इस्लामाबाद के जो डीसी साहब हैं इनको तब्दील किया जाए, इस्लामाबाद के आईजी साहब को तब्दील किया जाए। लेकिन किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। और वजह बड़ी सिंपल सी है कि ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में, उनकी हुकूमत के दौरान ये डीसी इस्लामाबाद हुआ करते थे। ये वही डीसी इस्लामाबाद साहब हैं जिनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस भी इनको किया हुआ है। और वजह उसकी बड़ी सादी सी है कि एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की नज़रबंदियां हुई, और उसके बाद अदालत ने रिहा किया, इन्होंने दोबारा गिरफ्तार कर लिया, अदालत ने रिहा किया, इन्होंने फिर गिरफ्तार कर लिया, और वही डीसी साहब अभी तक इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। तो उनकी मौजूदगी में एक तासुर तो जाता है कि शायद फ्री एंड फेयर वाला मामला ना हो, और साथ जिस तरह के मामला वो रवा रखे हुए हैं ऑपोजिशन के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पीएमएलएन की ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ, वो आगे भी चलते रहें, तो फिर इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेंगे। बाकी जो कल की कार्रवाई थी उस पर जरा तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में सईद चौधरी साहब मौजूद हैं, बहुत सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। थैंक यू वेरी मच और साहब, वक्त दिया आपने। हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, सीनियर कानूनदान हैं, और नईम हैदर पंजोता साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। आरिफ चौधरी साहब, आपकी इजाज़त से सईद चौधरी साहब से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। चौधरी साहब, कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई जो चली, दो चीज़ें उसके अंदर, एक तो तहरीक इंसाफ का जो एतराज़ था लाहौर हाई कोर्ट में, आपके ख्याल में वो वैलिड था? एक बात। दूसरी बात ये कि सुन लेते अगर तहरीक इंसाफ को भी, कोई नोटिस कर देते, थोड़ा सा टाइम दे देते कि भाई आप भी आके बता दें। उन्होंने तो कंटेम्प्ट में बुला लिया उमैर नियाजी को, जिसने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन की थी। पहली बात यह कि उमैर नियाजी साहब की जो दरख्वास्त है वो एक, जैसा आपने फरमाया, आपने एक मिसाल दी है इस्लामाबाद की, ये हर एक आरओ या डीआरओ पे एतराज़ होना था कि जनाब ये इसके ये मामलात हैं, अमूमी दरख्वास्त पे ये फैसला नहीं हो सकता था। पहली बात यह कि उन्होंने जो सेक्शन है, अगर पढ़ें आप जजमेंट, जो लाहौर अली बाकर नजवी साहब की जजमेंट है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब इन्होंने चैलेंज किया है जो सेक्शन है 50, 51 दोनों, यानी जिनके ज़रिए इलेक्शन एक्ट के, जिनके ज़रिए क्या कहते हैं उसको, आरओज़ और डीआरओज़ का और एआरओज़ का तकर्रर होता है। अगर वही कलअदम हो जाएं, ये नहीं कि सिर्फ टेक्निकल बात होगी ना चौधरी साहब, मामला ये है कि अब लाहौर की डीसी साहिबा जो हैं, उन्होंने यहाँ पे, अच्छा पूरे पंजाब के अंदर हुजूरे वाला मैं अर्ज करूँ 2250 एमपीओ ऑर्डर निकले हैं, केपी के अंदर 700 निकले हैं। नहीं वो बात, और ये कौन है वो नहीं, वो जो आप फरमा रहे हैं, ये आपने जो इंट्रो दिया है उससे से पता चल रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ये अगर डीसी ने जो आर्डर जारी करने होते हैं, नज़रबंदी के अहकामात, ये उसने अपनी रिपोर्ट में नहीं करने होते, अपनी सोच के साथ नहीं करने होते, ये स्पेशल ब्रांच से या पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट आती है, उसकी बुनियाद पर करने। इसका मतलब है कि पूरी पुलिस चेंज कर दी जाए, पूरा जो इंतज़ामी अफसरान का जो ढांचा है वो चेंज कर दिया जाए, फिर कौन करवाए? अगर ये करवाते हैं सेशन जजेस या अदलिया के लोग, फिर 35 पेंचर वाला एतराज़ फिर क्यों किया था आपने? ये हो रहे हैं। और दूसरी बात जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया ऐसा, ये जो ऐसा आर्डर, जो इंटरिम आर्डर होता है ना हाई कोर्ट का, आरिफ चौधरी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। जो नोटिस हो गया या कुछ हो गया, जवाब तलब कर लिया, इस पर नहीं होती। लेकिन ऐसा इंटरिम आर्डर जो हतमी रिलीफ दे रहा हो, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील हो सकती है। लेकिन सर मुद्दा सुन ले, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के किरदार की बात तो सुनिए ना पहले।
ये जो आर्डर था, इन्होंने कहा आरओज को काम करने से रोका जाए, डीआरओज को काम, उन्होंने वो रिलीफ दे दिया उनको, जो हतमी रिलीफ था एक तरह से। लेकिन अब ये जो नोटिफिकेशन हैं वो सारे नोटिफिकेशन मुअत्तल, जितने भी ये AROs वगैरह, उसके खिलाफ अपील आई। जब अपील गई तो उन्होंने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। अब आप कह रहे हैं नोटिस नहीं किया, लाहौर हाई कोर्ट ने भी नोटिस नहीं किया था। ये मैं बड़ी मादर के साथ अगस्त सुन ले लाहौर हाई कोर्ट से मैं आपको याद ही होगा, अगस्त की बात है, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि आप शेड्यूल जारी करें, हम आपको जुडिशियल अमला दे देंगे। ये उसके 3 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा, उल्टा लाहौर हाई कोर्ट पर डाल दिया कि जनाब उन्होंने तो हमें ये लाहौर हाई कोर्ट के उस जज ने नहीं देना था, जाहिर सी बात, ये वो तो इंतजामी मामला था। इंतजामी मामला था, वो उन्होंने अगर आके बताया है एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, तो फिर वो उसके जज साहब जो रिपोर्ट मांग लेते रजिस्ट्रार से। उन्होंने ना सिर्फ ये कि स्टे कर दिया, अगर लार्जर बेंच को भेजना था तो फिर स्टे नहीं बनता था। एक बात तो दूसरी नहीं, आप भी टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने नोटिस देना चाहिए था, पूछना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये लिख दिया है कि आम तौर पे हम नोटिस दिए बगैर नहीं करते स्टे। सही, सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखा है। उन्होंने जो आपका सवाल है उसको पता है कि आपने और आपके दीगर दोस्तों ने ये सवाल करना है, उन्होंने उसका जवाब दे दिया, पूरा पैरा लिखा है उन्होंने ये लिखा है कि आमतौर पे हम नहीं करते स्टे। लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है ये उसकी जुडिक्शन से बाहर है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था 3 नवंबर का, जिसमें उसने 8 तारीख दी थी, उसमें मुदाखलत है। बिल्कुल ठीक हो गया चौधरी साहब, तो खुद ही इंश्योर कर देते इस मामले को। अब एड्रेस करेंगे, वो कर सकते हैं, अब तो ऑर्डर हो गया। नहीं, उसमें ये है ना, इलेक्शन कमीशन के पास, पहले ये इलेक्शन कमीशन के पास गए, जो 199 के तहत आते हैं रिट जुडिक्शन में, कोई मामला लेके आते हैं। पहला असूल ये है कि जिसके खिलाफ आए हैं आप, अगर उसके पास इख्तियार है उसको दूर करने का, तो आप उसके पास जाएं। पहले इनको चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देते। इलेक्शन कमीशन में ये इसलिए नहीं गए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कि एक एक बंदे का बताना पड़ना था वहाँ। क्योंकि ये ये नईम पंजोता साहब से पूछ लेते हैं जी। मतलब ये हो सकता था बीच में कि पिन पॉइंट कर देते कि ये फला फला, उसके बगैर हो नहीं सकता। खैर, मैं पहले पंजोता साहब, आरिफ चौधरी साहब की तरफ मैं आरिफ चौधरी साहब, इलेक्शंस बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने डेट ले दी, बट टू इंश्योर कि कोई क्रेडिबिलिटी भी हो उसकी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट की। आपके ख्याल में अब वो करेंगे ऐसा, या कर सकते हैं? करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो काजी फाइज साहब तो शायद छुट्टियों पर चले गए। लेकिन ये एक बड़ा लेजिटिमेट एतराज तो है अपनी जगह पे कि ब्यूरोक्रेसी पर जो इल्जाम लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अनफाउंडेड तो नहीं है। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर तो मकसद फौरी तौर पर इंतखाबात, और वो भी साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने थे, तो फिर तो मुझे ये बात दुरुस्त नज़र नहीं आती जो हुई है। उसकी वजह यह है कि आपके पास एक एतराज़, पूरी दुनिया ये जान रही है, एतराज़ ये आ रहा है कि PTI को आप दीवार से लगा रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी क़ियादत को आपने जेलों में डाला हुआ है, उन्हें किसी तरह का जलसा तक नहीं करने देते। यहाँ तक कि आपने देखा कि बरमद साहब जो वहाँ से पेशावर से आए, यानी यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, तो आपने हाई कोर्ट के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो मेरे नज़दीक ये है। लेकिन इस वक्त जिस बात पे आपने जो ये आपका मुझे इशारा बहुत अच्छा लगा इस तरफ, कि बुनियादी तौर पर ये जो हाई कोर्ट का फैसला था, ये PTI की मंशा के मुताबिक फैसला हरगिज़ नहीं था। उसकी वजह यह है कि रिकॉर्ड बताता है कि इन्होंने आज तक PTI को कोई रिलीफ नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़्यादा ये दरवाजे इनके खुले हैं, और बहुत सब लोगों को पता है। मकसद इसका ये था, एप्लीकेशन तो सिर्फ ये थी कि जनाब DROs और ROs जो लगा रहे हैं वो आप जुडिशरी से लगाएं, और उसका बात कहाँ तक उन्होंने पहुंचा दी। उन्होंने तो इवन इलेक्शन के बारे में भी कमेंट कर दिए कि ऐसा इलेक्शन बेफायदा जो है उसके कराने से क्या होगा। मकसद ये था कि एक तरफ इलेक्शन रुक जाए और दूसरी तरफ बात सारी की सारी PTI पे आ जाए और सब लोग कहें। और यही आपने देखा कि फौरी तौर पर अहमद खान और शहबाज शरीफ साहब जो है वो तैयार बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि देखें जनाब इलेक्शन, ये जो PTI इलेक्शन से भाग रही है। अब दुनिया का कौन शख्स ये कहेगा अक्ल सलीम वाला कि PTI जिसको इतना अरसा हो गया है जलीलो खार होते हुए, धक्के खाते हुए, परेशान होते हुए, अज़ियतें बर्दाश्त करते हुए, लाशें गिर रही है उनकी, और उनको जिंदा दरगोर किया जा रहा है,
वो चाहेंगे कि इलेक्शन ना हो। एक बात जरूर वो चाहते हैं कि इलेक्शन अगर हो तो ट्रांसपेरेंट हो, ऐसे इलेक्शन हो जिसमें जानबदारी ना हो। और जानबदारी की तरफ जो आपने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये वो लोग हैं कि अब तक काम उन्होंने किया है। 16 साल पहले गवर्नमेंट रही इनकी, पीडीएम की, मैं कहूंगा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उसने, और अब तक जो ये नई गवर्नमेंट बनी है जिसे बाजार ये केयर टेकर के, ये तसलसल सारे का सारा उसी पार्टी का है। और उन्होंने काम ही ये किया है कि हर जगह अपने लोग जो थे, पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह वो जो जहां समझते हैं, उन्होंने अपने मेड श्योर के जनाब उनका चूंकि मैच फिक्स है, इसलिए जनाब अपने लोग लगा के तो इलेक्शन को उसी तरह मैनेज कर ले, मैन्यूवर कर ले जिस तरह वो किया करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब के पास मामला जाता है तो चीफ जस्टिस साहब, पहली बात तो यह कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फौरी तौर पर क्यों नहीं चला गया जी, और उन्होंने इससे पहले इलेक्शन शेड्यूल कल तो उन्होंने नहीं सुना तहरीक इंसाफ के वकला को। आगे क्या हो सकता है? ये जो एक एतराज है इस पे सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी, कर सकती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथ में इसको दूर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया ना, मैं आपको एक अर्ज करूं, वो यानी ये सिक्खाशाही वाली बात मुझे नजर आ रही है। अब यहां वो असूल कानून शानून नहीं रह गया। मेरे भाई सईद साहब फरमा रहे थे कि जब इंटरम आर्डर जो है वो हो तो और पूरा रिलीफ दे दे तो उसमें अपील हो सकती है। मैं इनसे नहीं पूछना चाहूंगा, मेरे दोस्त हैं, क्या ये आप काउंटर सवाल तो नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर यह सवाल तो हर एक को शख्स को पता है, आम कॉमन सेंस से आप जरा देखें कि इन्होंने कहा कि जी मामला जब केपीके का इलेक्शन था उस वक्त इन्होंने कहा पंजाब का इलेक्शन, इन्होंने कहा ये मामला तो हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट जो है वो उसके काम में आप किस तरह मुदाखलत कर सकते हैं। और बाकी बात यह है कि ये बुनियादी मसला जो है, क्या एक सेकंड, क्या सिर्फ ये मुतालबा करना कि डीआरओज इम्पार्शल लग जाए, ये इलेक्शन को सैबोटाज करने वाली बात है या इलेक्शन को मुलतवी कराने वाली बात है कि जिसका चीफ जस्टिस साहब ने इतना बड़ा ये बात कर दी है कि जी तौहीन अदालत का नोटिस उन्हें दे दिया है और चीफ जस्टिस साहब ये फैसला नहीं कर सकते थे उस वक्त कि जनाब ये डीआरओज जो हैं या आरओज जो हैं वो जुडिशरी से लगाए जाए इलेक्शन को जिस तरह आपने मैनेज करना है। उसके लिए लाहौर की आपके सामने है, इस्लामाबाद की आपके सामने है और इलेक्शन कमीशन खत लिख रहा है, उसके बावजूद वो डीसी साहब चेंज नहीं हो रहे। मैं पंजोता साहब को बीच में शामिल गुफ्तगू करना है। पंजोता साहब, वो जो पॉइंट सईद चौधरी साहब उठा रहे हैं, ये कहा भी जा रहा है और कानूनदान ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को पिन पॉइंट करना चाहिए था, एक ब्लैंकेट इल्जाम नहीं लगा देना चाहिए था कि तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है वो दैट इज वर्किंग अगेंस्ट पीटीआई। आपके पास कोई लिस्ट है और आगे आपको किसी किस्म की रेमेडी की कहीं से कोई उम्मीद या लीगल प्लान क्या है वो भी जरा बता दीजिए। बहुत शुक्रिया अकबर साहब। गुजारिश ये है कि लिस्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर आए ना कि क्या निगरान हुकूमत जो है वो जानबदार है या गैर जानबदार है। तो आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ जुराएं और कारपेट जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के लिए, PMLN के लिए और मखसूस जो जिनके लिए डायरेक्शन आती हैं उनके लिए बिछाई जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन जारी है और वो ही करवा रहे हैं। उन्हीं की सरपरस्ती में यही DC DPO जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों को इजाजत नहीं देते करने की, झंडे की इजाजत नहीं है और गोलियां चलाई जाती हैं जलसों में। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी और इलेक्शन कमीशन भी अपनी जो है वो मनमानी करेगा तो आप क्या समझते हैं कि ये जो DC जिन्होंने पंजाब के अंदर 2500 MPO के तहत लोगों को जो है नजरबंद किया और KP में 700 लोगों को जो है नजरबंद किया, तो बात यह है कि वो अगर उनकी मौजूदगी में या वो आरोप होंगे तो कैसे आप कहेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है हो सकते हैं। तो हमारा ये मुतालबा नहीं था कि इलेक्शन जो है रोके जाएं। तो बहुत सा बात है आपके पास, आप रेमेडी आप किस तरह से चाह रहे हैं उसका, मतलब इस पे क्या आप समझते हैं कि अब आपके पास मजीद क्या एवेन्यू रह गया है ये, और या फिर आपको लगता है कि अब ये यूं ही चलना है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बात ही नहीं की तो क्या किया जाए फिर? देखिए आज मेरी मुलाकात हुई खान साहब से भी और मैंने उनके नोटिस में ये सारा मामला लाया तो खान साहब ने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि 8 तारीख के लिए जो फैसला हुआ था उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो है शेड्यूल जारी कर दिया है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि ये सारे लोग, कोई ये कहता था कि बर्फबारी हो रही है, कोई कहता था कि दहशतगर्दी बहुत है, कोई कहता था कि फंड की कमी है, कोई कुछ कहता था कि मुख्तलिफ बहाने बनाए जाएंगे।
यहाँ पर अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है उसकी बात चीफ साहब ने की है, तो मेरा ख्याल में जो दरख्वास्त गुजार है जिसने रजू किया है, कोई भी पटिशन, कोई भी पाकिस्तान में अगर कोई दरख्वास्त लेकर जाता है किसी कोर्ट में, तो ये तो उसको फिर जो है वो आप रुकावट डाल रहे हैं कि कोई भी बंदा जो है अपना आईनी हक या फ्री एंड फेयर इलेक्शन या तो आप ये बता रहे हैं कि खान साहब खुश हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है जैसे भी है वी हैव टू गो इनटू इलेक्शंस। अच्छी बात ये है कि 8 को इलेक्शंस होंगे तो देखी जाएगी, विल फाइट, वो ये कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि 8 तारीख के लिए बिल्कुल हम पूरे पुरुम्मीद हैं और इंशाल्लाह 8 तारीख को ही इलेक्शन होने चाहिए। एक डेट पहले ही मुख्तस थी ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इस प्रोसेस को रोकने की, इलेक्शन रोकने की बात नहीं की। ये बड़ी गलत बातें चलाई जा रही हैं। जरदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड है ये कहा कि 8-10 दिन इलेक्शन जो है ऊपर हो सकते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं तो उन्हें अदालत की कार्रवाई की गई। और मौलाना साहब ने बर्फबारी का जो हवाला दिया उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो ये बात बड़ी गलत है। और हम जो सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी और शेड्यूल अनाउंस हुआ, तो हम इसको बड़ा खुशाइन देखते हैं। और इस खुशाइन के साथ साथ हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें फील्ड में उतरने की जगह दी जाए। इस वक्त भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, इस वक्त भी हमारे लोग नजरबंद किए जा रहे हैं। हाँ वैसे ही है। अच्छा आज की वैसे आज मैं थोड़ा सा ब्रेक लेनी है, आपका ही पॉइंट उसके बाद आके वो रेज करूंगा। आज का वैसे वाकया है पशीन के अंदर पाकिस्तान इंसाफ का एक कन्वेंशन हो रहा था, उधर भी डीसी साहब ही पहुंचे हैं, जाके उन्होंने स्टेज उखाड़ दिया, कुर्सियां चुक के ले गए वहां से। ये कल के ऑर्डर के बाद सब मामला चला। एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आगे बात करें। वेलकम बैक जी। मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था कि आज सईद चौधरी साहब पशीन में एक कन्वेंशन था, वहाँ पे डीसी साहब ने कुर्सियाँ उठवा दी, स्टेज वगैरह ख़त्म करवा दिया तहरीक इंसाफ का। ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छा इन्हीं डीसी हज़रात ने इजाज़त देनी है और वही बाद में इलेक्शंस करवाएंगे। यही एमपीओ के ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं। लाहौर में अभी तक कन्वेंशन की इजाज़त तक नहीं मिली, आपके सामने ही है, वो कोर्ट में कोई लंबा बखेड़ा डला हुआ है। फिर क्या पीछे ये अदालत को नजर नहीं आया? ये सुप्रीम कोर्ट खुद भी तो देख सकती है। वो जो आप जिक्र कर रहे हैं जिस वाक़े का, जब डीसी साहब खुद गए हैं और उन्होंने कुर्सियाँ उठा के बाहर फेंक दी हैं, ये तो कानून है कि जनाब आपको इजाज़त लेनी पड़ती है ज़िली इंतज़ामिया से। अगर ज़िली इंतज़ामिया ने इजाज़त दी थी, इलेक्शन अनाउंस हो गया, फिर वो नहीं जी अच्छा इजाज़त सुन लेना। दूसरी बात ये, अगर इजाज़त नहीं दी जा रही तो इसकी तो कोई बंदा भी सताइश नहीं कर सकता। ये काबिल सताइश नहीं है, ये गलत है। इनको भी सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट का ऑर्डर नजर आ गया ना, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने स्टे कर दिए वहां पे, और उस पे वहां पे इलेक्शन कमीशन को उन्होंने खुद बुला लिया। ये भी देख ले सुप्रीम कोर्ट। नहीं हो सकता इनकी जो पॉलिसी हो, किनकी इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं, बल्कि अब तो चीफ जस्टिस ने अकेले जो हैं उनके पास इख्तियार नहीं है। वन मैन शो तो खत्म हो गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिशनर प्रोसीजर के तहत। वो जब कल अजलास हो रहा था, मीटिंग हो रही थी, तो 3 जो कमेटी के अरकान हैं वो मौजूद थे। जब अटार्नी जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ आए हैं तो वहाँ ये सवाल उठाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जनाब दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन की। ये फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करना सुप्रीम कोर्ट का काम है या नहीं है? जी मेरी बात सुने, वो है, बिल्कुल है। पहले मेरी बात सुने, कल वाला जो वाक़या है उसकी तो सुन लेना। कल को छोड़े, हम तो ओवरऑल बात करें ना सर। ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। वो कमेटी ने देना, वो जो कमेटी के तीसरे रुकन है, या कोई भी जजेस जो पहले नोट लिख के भेज देते होते थे कि जनाब ये इस पर सू मोटो ले लें, वो कमेटी को लिख के भेज दें। वही जज है ना, सुन लेना, गलत है यार। नहीं वही जज है ना, वही जज है ना। अब ये जो जहाँ बात की जा रही है कि जनाब उन्होंने पहले ये कहा कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, हाई कोर्ट को फैसला करने दिया जाए। अब इन्होंने खुद उस पर एक्शन ले लिया है, लाहौर हाई का फैसला जो मुअत्तल कर दिया है। उसमें फ़र्क है। सू मोटो उस वक्त लिया जाता है जब समझिए कानून की अमलदारी ख़त्म हो गई है, फलां मामले पे जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं ये गैर मुस्तर हो गए हैं या उनकी खिलाफ वर्जी खुली वायलेशन हो रही है, यही होता है ना। जी 184 सब आर्टिकल 3 जो भी है यही है। तो उस वक्त मामला ये था कि लाहौर हाई कोर्ट ने आर्डर कर दिया था जवाद हसन साहब ने कि इलेक्शन करवाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर पंजाब के साथ सुन मशावरत के साथ ये कर लें। फिर उसके बाद उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जो उनका हक था कॉन्स्टिट्यूशनल। उस वक्त एक केस लगा सर्विस मैटर और 2 जजेस ने बैठ के एक नोट दे दिया
कि जनाब इस पे खुद नोटिस लिया जाए कि केपी और पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। वहाँ ये इन लोगों ने जस्टिस मंसूर अली शाह की बातें हो रही है ना कि उन्होंने कहा जनाब मैंने नहीं बैठना, पहले हाई कोर्ट को फैसले करना चाहिए। वो इसलिए कि हाई कोर्ट में पेंडिंग था और वो तो हो गया। हम आगे बढ़ते हैं अब, चलें। वो तो कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने करना था वो हो गया, कर दिया। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा था कि फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करना आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जब आप फंडामेंटल आर्टिकल 14, 15, 16, 17 वायलेट हो रहे हैं, आपके ख्याल में किसको करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से क्या मुराद है आपकी? सुप्रीम कोर्ट से मुराद चीफ जस्टिस एंड जजेस। यस, ठीक है ना, जजेस नोट देते हैं लिख के। अगर चीफ जस्टिस अकेले का इख्तियार नहीं है। नहीं, इलेक्शन कमीशन को बुला लिया ना कि आप आके हमें दरखास्त दे दें। नहीं, वही मैं बता रहा था, आपने मुझे बात नहीं वही बात मैं कर रहा था, अर्ज कर रहा था, आपने मुझे बात करने मुकम्मल नहीं करने दी। मैंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक दिन पहले जब ये इनके जजमेंट आती है उसके बाद वो अपनी पिटीशन तैयार कर रहे थे, उन्होंने दरखास्त भेजी थी, रिक्वेस्ट भेजी थी चीफ जस्टिस को कि जनाब मैं मिलना चाहता हूं। यूं ही वहां से ओके हुआ कि ठीक है आप आ जाएं। उसके बाद ये सारी, और एजाज अली हसन साहब उस कमेटी में उसमें बैठे हुए थे। एजाज अली हसन साहब की मौजूदगी में सारी चीजें हुई हैं। हो सकता है एजाज अली हसन साहब तो कोई खत लिख दें कि जनाब वो मेरी मर्जी, ये तो बात ही नहीं थी। वो खत पे मुनसर हो गया, वो खत का वेट करते हैं। अगर लिखें तो वो तो फिर वहीं पे मामला आ गया ना, लेकिन ये तो कोई मामला बनता नहीं तरीका। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ज़हन में, अदलिया के बंदों वाली बात है ना। अदलिया हो रहा हूं, क्या मेरे भाई क्या किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, और मैं बहुत ज़्यादा सुन के अजीब महसूस कर रहा हूँ। यानी ये बात इस तरह कर रहे हैं, वो मान रहे हैं, वो वैसे वो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं काबिल सताइश चीज़ नहीं है। वो पंचायत सुन ले, वो पंचायत है, सुने वो पंचायत है, फलां जो है ना, फलां जज उसका काम था ना वो बात करता। यानी गोया कि वो जजेस, सुप्रीम कोर्ट एक अदालत नहीं है, बल्कि उसमें ये बंडियां पड़ी हुई हैं, तकसीम हुई है कि जनाब फलां जो थे उन्होंने जो ये फैसला किया था, तो आज वो 3 या 4 बैठे थे, वो कह देते कि जी ये फंडा। भाई मामला ये है कि किसी जज को क्या जरूरत है, और कोई जज क्यों इस तरह करेगा कि वो इसलिए करेगा कि फंडामेंटल राइट्स की उन्होंने तफज़ करना है। बात सुन ले, मैंने आपके मामले में सुन ले बात। हाँ ठीक है, करें, मैंने कब रोका आपको? करें बात करें जोरी साहब। नहीं, बात सुने। बात यह है कि आप यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें किसी को जाने की भी जरूरत नहीं है इस मामले में। फंडामेंटल राइट्स का मामला है, और ये जो आर्टिकल 184(3) है, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला जो फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक हो और क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसमें इन्वॉल्व हो, उसमें मुदाखलत होती है। ये जो चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं खत्म हुआ। बात यह है कि वही चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपने 3 लोगों से बैठ के, सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनको साथ बिठा के उनसे ये कहें कि जनाब आप बेंच तश्कील देते हैं और बुलाते हैं इस मामले में कि क्या हो इलेक्शन कमीशन ने अब तक क्या किया है, और ये जो इस वक्त मुदाखलत हो रही है, और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसको हम पूछते हैं कि भी आप केयर टेकर हैं और आपके अंदर सारे के सारे वो लोग मौजूद हैं जो पिछली गवर्नमेंट के लोग हैं, और ये जो लेटर लिखा था इस बारे में इलेक्शन कमीशन जो है वो राब्ता करता सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब हमने लेटर लिखा है, हमने उन्हें निशानदेही की है कि जी ये पिछली गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, जो 6 या 7 लोग इस केयर टेकर कैबिनेट में बैठे हैं, और नीचे भी ये लोग बैठे हुए हैं, और फिर हमने उन्हें कहा है कि फला फला को तब्दील करो, वो नहीं। यानी इस मामले में इलेक्शन कमीशन अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को कहा कि हम आपसे काम करवाएंगे। मैं तो वही बात कर रहा हूं कि काम करवाने का जब खुद कहा और करवा भी रहे हैं, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ काम करवाए ना। मैं एक चीज सर चौधरी साहब, मैं एक छोटी चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आरिफ चौधरी साहब, पहले मुझे ये बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट में उमैर न्याजी साहब जो गए और वहां पे जाके उन्होंने जो दरखास्त दी, ये किस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई है कि मतलब एक कोर्ट ऑफ लॉ को ये कहा जा रहा है कि आप इंटरवीन करें कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के जरिए, और उसको चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ये वहां पे गए और उनको वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला लें। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। यानी ये ऐसे ही है कि कोई शख्स जाके कहे कि जनाब ये हो रहा है, फेयर और फ्री इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहा है, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे लोगों को जलसे नहीं करने दिए जा रहे हैं, और वो कहें कि जनाब देखें आप तो चले गए हैं अदालत के पास और आप तो मुदाखलत कर रहे हैं इलेक्शन। यानी अगर वो नोटिस कर दे क्या और डीसीज को और बुला ले कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उसको वो भी मुदाखलत होगी। भाई फेयर और फ्री इलेक्शन करवाने के लिए जो हक है अवामुन्नास का, जो हक है पीटीआई का,
अगर उस हक के बारे में पीटीआई जाके राब्ता करती है और कहती है कि हजूर ये जो आपने डीआरओ लगाए हैं ये वो लोग हैं जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं और ये जानबदार हैं, इन गैर जानबदारी इनकी नहीं है और उन्हें हटाया जाए, उसमें तौहीन अदालत होगी, उस समझ से बाहर है। एग्जैक्टली नहीं मदन पंजोता साहब, ये तौहीन सुन ले, तौहीन अदालत जिन्होंने की थी, केपीके और पंजाब के इलेक्शन नहीं करवाए थे, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती की थी, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर रहे थे या एक शख्स की औरत बदयाल की कर रहे थे? वो सुप्रीम कोर्ट, उनके बारे में तो टाइम नहीं है हमारे चीफ जस्टिस के पास कि वो नोटिस देता और उन्हें पूछता कि जनाब सबसे पहले आप बताएं कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं, और इलेक्शन कमीशन को पूछता कि आप कौन होते हैं जो आप अपने आप को सदर से भी ऊंचा समझते हैं? यानी क्या बात है, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो है उन्हें कुछ पता और उस पर बंदियाल साहब ने भी वैसे कुछ नहीं किया। मैं पंजोता साहब से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, आरिफ चौधरी साहब, मैं जरा एक चीज उनसे पूछना चाह रहा हूं पंजोता साहब, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे किसी किस्म के तहफुजात या रिजर्वेशंस कल को आप चले जाएं क्योंकि आप कानूनी टीम का हिस्सा है पीटीआई की, कोई और चला जाए तो मुझे लगता है आप लोगों को बाकी भी जो रह गए ना उनको तो आईने अदालत में उन्होंने बुला लेना कि ये किस किस्म की आप बातें कर रहे हैं यहाँ पे आके। 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, बस तारीख पे कायम रहें, इस बारे में बात ना करें कि ये फ्री और फेयर हो रहे हैं या क्रेडिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बिल्कुल जी, इसके अलावा भी अगर कोई बंदा जो है किसी के हकूक सलब होंगे या कोई बंदा गरीब होगा किसी भी चीज से तो कोई जाएगा तो अब तो यूं ही खतरा हो गया कि आगे तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए वो तैयार बैठा है। पहली बात तो ये है कि 183(4) की बात हो रही थी, मैं सुन रहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला, ये जो इलेक्शन वाला गया, जिस तरह से अदालत जो है वो खोली गई, इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, मैं देख रहा था कि लाहौर में जिस तरह हमने ये पटिशन दायर की थी, अगर वहां पर भी इसी तरह से तेजी दिखाई जाती, इसी तरह से फुर्ती दिखाई जाती और फौरन ये कहा जाता कि वाकई ये तो 40 साल के बाद जो है आप जुडिशरी से ले रहे हैं, और जिस वक्त 77 में ये लिए गए थे एग्जेक्टिव से, तो उस वक्त इसी तरह से धांधली हुई थी और किसी ने उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहा था। तो आज ये बात, इनके कंसर्न जो है वो ठीक है। आप ये देखें ना कि एक पीटीआई के ऊपर इल्जाम है। कल मैं बैठा हुआ था और चौधरी मंजूर साहब से आए थे मेरे साथ पीपल्स पार्टी से, तो वो भी कह रहे थे इसी बात के ऊपर, वो कह रहे थे कि यहाँ पर डीसी जो ग्रांटें लगा रहे हैं हल्कों में, यहाँ पर डीसी जो है वो काम करवा रहे हैं पीएमएलएन के, वहाँ पर कारपेट बिछा रहे हैं, सोलर लगा रहे हैं, नाली लगा रहे हैं और उनको बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल हासिल है वहाँ के उम्मीदवारों को, तो वो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं? आप ये देखें ना कि अगर निगरान हुकूमत बिल्कुल न्यूट्रल होती, अगर इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होता तो फिर हम भी कभी भी इतराज ना करते। तो बात यह है कि जिस वक्त वो है ही हमारे खिलाफ, हम उसमें क्या करते। अब आज जब बात हुई खान साहब से तो उन्होंने कहा कि देखें, इनको धरने वाला केस इन्होंने उठा लिया, इन्होंने भुट्टो साहब वाला एक अच्छा है जी, बिल्कुल फैसला आना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो मर रहे हैं अभी या जिनको मजीद आप मारना चाहते हैं, क्या वो भी 25 साल 30 साल के बाद उनके लिए भी फिर अदालत खुलेगी? आपको फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन है पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आ रही थी साहब को? हम लेकर पटिशन भी गए हैं, लेकिन उस पटिशन के ऊपर एतराज लगा दिया कि ये वफाद-ए-आमा का मामला नहीं है। खान साहब की तरफ से लेटर लिखा गया सुप्रीम कोर्ट को, वो कहा कि एक जमात की तरफ से एक लेटर आया जहां पर साहब में मुख्तलिफ पेजेस लगे हुए थे। वो पेजेस क्या थे? आपको इतनी ताकत नहीं है कि आप खोल कर देखें वो पेजेस हैं क्या। तो उसके अंदर जिस तरह से गैर कानूनी काम पूरे मुल्क में हुए हैं, अगवाकारियां हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं और जितनी FIR हुई हैं मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, जैसे MQ के ऑर्डर जारी किए गए, वो तमाम सबूत लगाए गए थे साहब, वो क्यों नहीं उनको फिर पढ़ा गया? आप जब चाहेंगे किसी और का मामला, वो उन्होंने कल भी बात की है ना कि हम एक और केस में उन्होंने बात की है कि हम यहाँ पे आने से पहले मीडिया में लीक हो जाती हैं चीजें, वो इस तरह की भी एक और दरखास्त में उठाकर सही उनको रिलीफ देने की कोशिश करेंगे तो लोग नहीं जानते। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेनी है, वापस आता हूँ ब्रेक से, तो कुछ से हट के थोड़ा सा जरा पॉलिटिकल हो जाएगा सवाल। वो ये है कि अगर इलेक्शन पर इल्जामात लग गए कि ये फ्री एंड फेयर नहीं था या इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ गए, तो उससे फ़ायदा तो शायद किसी एक जमात को हो जाए या दूसरी को नुकसान हो जाए, अल्टीमेट नुकसान तो शायद जमहूरियत को नहीं होगा। मैं अपने पैनलिस्ट के सामने ये बात रखूंगा। और उसके अलावा दूसरा ये भी कि अगर ये इल्जामात उठे तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस 3 रुकनी बेंच पे भी नहीं आएगी, जिसने कल ये बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट सुने बगैर सिर्फ तारीख के ऊपर जोर दिया है। ब्रेक के बाद बात करते हैं।
बात हो रही थी, एक माजी का हवाला दे रहे थे मेरा ख्याल आरिफ चौधरी साहब, 1977 के इलेक्शंस की बात हो रही थी कि उस वक्त भी पहली दफ़ा ये ब्यूरोक्रेसी जो थी इनको अमले के तौर पे इलेक्शंस के अंदर RO लगाया गया था। वो एक बड़ा मशहूर ज़माना वाक़या आपको याद होगा कि लाड़काना से भुट्टो साहब के मुकाबले में जो जान मोहम्मद अब्बासी साहब थे जमात इस्लामी के, वो वहाँ के DC लाड़काना ने उठा के गायब कर दिए थे। खालिद खरली थे, उठा ही लिया उनको, खालिद खरल भी थे। और उसके बाद वो मामला इंटरनेशनलाइज हो गया और उसके बाद तहरीकें चली और उसके बाद क्या हुआ तारीख सबके सामने है। यहाँ पे जो मामला मैं कहना नहीं चाह रहा और कहना चाहिए भी नहीं है, खुदा ना खास्ता, क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा। फायदा शायद किसी का हो जाए थोड़ा बहुत, असल नुकसान तो चौधरी साहब जमहूरियत को नहीं होगा। सर देखें, ये 77 की बात की है ना इन्होंने। फायदा जो पहला इलेक्शन हुआ था 1970 में, वो भी ब्यूरोक्रेसी ने करवाया था। 1970 के इलेक्शन में को ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में, मैं तो हरकतों की बात कर रहा हूं, ब्यूरोक्रेसी को छोड़ दें। बहुत फेयर इलेक्शन था जनाब। हाँ। वो भी फेयर इलेक्शन नहीं था। वहाँ पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा कर लिया गया था मशरक़ी पाकिस्तान में। ये दिन के 11 बजे मुजीबर रहमान साहब BBC उर्दू से बात करते हैं और ये कहते हैं कि वो कहता था कि सारे लोग सारी सीटें हमने लेनी है 162 की 62, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक बुढ़े के लिए छोड़ दो, यानी नूरुल अमीन साहब के लिए। तो अब क्या करें, अब नहीं हो रहे तो हम कहें कि क्योंकि वो फ्री एंड फेयर, ये भी ना हो, कोई मसला नहीं। राजा के लिए छोड़ दो, यानी राजा त्रिदेव राय साहब के लिए एक छोड़ दो, और वही 2 सीटें जो उन्होंने 11 बजे अनाउंस कर दिया था, वही 2 सीटें। अब तो ये तमाम सियासी जमात ये देखने, ये तो आपके समझते हैं अभी भी वही हो रहा है। ये नहीं, ये तो बैठते ही नहीं। इनको बैठ के एक लाहे अमल बनाना चाहिए था, बैठ के असूल तय करने चाहिए जैसा कि होता है। उसमें PTI को भी इत्मीनान में लेते हैं, नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी। अदालतों का उसमें नहीं, 9 मई से पहले तो यार बहुत सारा टाइम था ना इनके पास। 9 मई से पहले बहुत सारा हो गया, अभी तक 9 मई से पहले बहुत कुछ था ना। प्रोसिक्यूट हुआ है अभी तक 9 मई के मामलों के अंदर, और को पता चल रहा है ना, ट्रायल चल रहा है, चल ही रहा है ना, अभी तक मुजरिम साबित तो नहीं हुआ। अब ये कहते हैं अदालतों से जो रिलीफ की बात है, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। नजवी साहब पे चौधरी साहब ने कह दिया कि जनाब ये कहीं से फैसला आया है, तो इसका मतलब कि फिर जो यहाँ मॉडल टाउन का सानिया हुआ था, जो रिपोर्ट इन्होंने दी थी जनाब कत्लेआम हुआ है, तो वो भी फिर कहीं से आया था। ये अदलिया पे तनकीद वो वैसे टीवी पे चला था। मेरे पास मैं उस वक्त क्राइम रिपोर्टिंग करता था, मैंने खुद कवर किया हुआ, गोलियां चलती जनाब, मैंने देखी हुई है। मेरे पास भी बड़ी स्टोरियां होंगी कि जनाब ये वहाँ से आता है, फलां को फलां से लाइन मिलती है, फलां को फलां से लाइन मिलती है। इसकी बजाय आगे का सोचें कि आगे क्या करना है। आगे की तो कह रहा हूं सर, आगे के लिए ये आगे आपके ख्याल में अगर इल्जामात उठेंगे, और जो कि उठेंगे और बड़े जेन्युइन से इल्जामात है, तो उससे एक जमहूरियत को नुकसान और फिर दूसरा उसकी जिम्मेदारी इस 3 मेंबर बेंच पे नहीं आएगी क्या? सिर्फ जमहूरियत को नहीं, पूरे पाकिस्तान को नुकसान होगा। ठीक है, पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान में अगर इस्तेहकाम ही नहीं आएगा, इलेक्शन तो इसलिए हम चाह रहे हैं जल्दी, सारी जमातें, बल्कि जो ये PTI के साबिक चेयरमैन है वो अपन जोधा साहब बता रहे थे अभी आपके सामने कि वो कहते हैं होने दो इलेक्शन यार। वो इसलिए सारे चाह रहे हैं कि कोई इस्तेहकाम आए, बेयकीनी की सूरत हाल खत्म हो। बट स्टिल वो जिस तरह का मामला बन रहा है, जो माहौल है, आरिफ चौधरी साहब, मैं फिर अगेन ओनस जो है, अगर इस चीज को एड्रेस नहीं किया जाता, और देखें कल जजमेंट आई, मैं आज की बात कर रहा हूं कि आज फिर वो मामला उसी तरह से जारी है जिसकी बेसिस के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे किया था। वही मामला बलूचिस्तान के अंदर चल रहे हैं और KP के अंदर चल रहे हैं। तो इससे नुकसान तो सिस्टम को होता है, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है। और दूसरी बात, आपसे भी वही सवाल, अल्टीमेटली अगर इस पर बहुत सारे सवाल उठे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस 3 मेंबर बेंच पे भी तो आएगी ना सर? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, बहुत सारी चीज़ें जो मौजूदा चीफ जस्टिस पे आएंगी, उसमें सबसे पहली बात यह आएगी कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था उसको इन्होंने एंडोर्स किया। इस तरह तीसरी बात यह आएगी कि जो इन्होंने वो लोग जिन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिए थे, इलेक्शन कमीशन समेत पोस्टपोन किए थे और 90 दिन से आगे लेके गए थे, वायलेट किया था लॉ आइन को, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना, ये भी वो बातें हैं कि जो मामूली बातें नहीं है, इंतहाई खौफनाक बातें हैं। और तीसरी बात या चौथी बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की रिट और हाई कोर्ट की रिट के साथ जो कुछ हो रहा है, अदालतें फैसला करती हैं, उस पर अमल नहीं होता। और इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ये बात नज़र नहीं आ रही कि मेरा पूरे का पूरा सिस्टम अदालती जो है वो बेअसर होकर रह गया है, बेकार होकर रह गया है। वो डेट जिसका तकद्दुस पहले भी पामाल हो चुका है, यानी 90 दिन वाली बात पहले ख़त्म हो चुकी है,
उसको तो जाहिर है कि सब कहते हैं कि जी वो तो अच्छी बात है कि जी इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये बात जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये उससे इलेक्शन के इनेकाद से भी ज्यादा जरूरी है कि इलेक्शन ऐसा ना हो कि जिसके बाद पाकिस्तान की खुदा न खास्ता वो हालत हुई जो आज 16 दिसंबर है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि 16 दिसंबर को हम बैठ के ये बात कर रहे हैं और हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि जी वहां बांग्लादेश में उन्होंने अपनी मर्जी से सीटें दी थी, वरना इलेक्शन वो भी सही नहीं था। बात यह है कि इस वक्त भी मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये जो इलेक्शन होगा, अगर ये आरओ जो कुछ करेंगे उसके खिलाफ पाकिस्तान की सारी अवाम आप देखना क्या करती है, और ये उस दिन भी गड़बड़ होगी और बहुत खराबी होगी, क्योंकि उससे पहले जो कुछ नजर आ रहा है, आपने लोगों को आप कत्ल कर रहे हैं, लोगों को राइट ऑफ वोट जो है, आप बच्चा जो है वो खड़ा होकर अगर पीटीआई का झंडा लहराता उसको आप उठा देते हैं कि वो किसी को पीटीआई का नारा लगाने वालों को या पीटीआई का झंडा उठाने वालों को वो उठा रहे। और ये सारे का सारा मामला किसके नीचे हो रहा है, किसकी नाक के नीचे हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे। और सुप्रीम कोर्ट जितना ज्यादा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी दी है इलेक्शन की डेट को फिक्स करने में और इलेक्शन को यकीनी बनाने में कि इलेक्शन हो, उससे ज्यादा उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को नजरअंदाज कर देना, ये सिर्फ कमेंट करना कि जी आप इतने दिन क्यों रहे, ये क्यों हुआ, फला हुआ, जो अच्छा उसमें वैसे अतुल्लाह साहब ने इजाफी नोट लिखा था, इलेक्शन कमीशन है, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये तमाम अवाम, चूंकि अवाम का ये सबसे बड़ा राइट है जो मजरू हुआ है और इनका हक दावा है, हमारे पास कोई आएगा तो हम उसको एड्रेस करेंगे। पता नहीं को गया नहीं, लोग डरते हैं, कल भी यही बात हो रही थी और वो आप जुबैरी साहब कह रहे थे कि डरते हैं लोग, जाते हैं उनके। एक सेकंड, अब लोग गए हैं ना, सबसे पहला राइट तो उनका फेयर ट्रायल का है कि ये आप सिविल जुडिशरी की बजाय मिलिट्री कोर्ट में ना भेजे केस गए हैं और जो कुछ अशर किया है, यानी सीनियर मोस्ट जजेस का जो अशर किया, उन्होंने कहा कि जनाब आप सुने ना केस, जज साहब ने कहा जी कि मैं उन्होंने से कहा, उन्होंने कहा पंजोता साहब से एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। पंजोता साहब, कल वो गैर रस्मी सी गुफ्तगू की चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने सहाफियों से, उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ा फैन हूं चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, उनकी तस्वीर मेरे घर में लगी हुई है और तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, तमाम को जलसे करने की, कन्वेंशन करने की इजाजत मिलेगी। इस वक्त क्या स्टेटस चल रहा है सर? आपको लगा है कोई, उनका बयान तो ठीक है, वो हमें भी कोई इतना यकीन नहीं है उस पर, पता नहीं शायद वो होगा जो वो कह रहे हैं कि नहीं। देखिए इस बयान के हवाले से मैंने आज खान साहब को बताया, मैंने कहा जी चीफ साहब ये बयान दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तस्वीर लगाई है मैंने घर में, और ये भी कह रहे हैं कि मैं एज ए खिलाड़ी मेरे वो फेवरेट है। तो खान साहब का जो रिएक्शन था वो आपको पता ही है कि क्या रिएक्शन हो सकता है। वो क्या था सर? वो उन्होंने मुस्कुराई थी और उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से ये बात कर रहा है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जवाबों को हासिल है, तो उसी तरह का इसका ये बयान भी है। और कितनी गलत बयानी देखे ना आप ये समझते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, आपने गैर कानूनी नोटिफिकेशन निकाला, इमरान खान साहब को नायल किया, आपने इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो कि हमारे 2022 में बिल्कुल ठीक हुए थे, हमारे आइन के मुताबिक हुए थे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी के इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो इस तरह से नहीं कहा गया कि वो ठीक नहीं हुए। पहली दफा हमारे इलेक्शन को चैलेंज किया गया और वो इलेक्शन कमीशन ने कहा, हम दोबारा हम गए और उसके ऊपर भी देख लें कि वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है वो उनमें कमी पेशी क्या है। मैं गौर साहब के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा जी बताएं कि क्या जो है इतराज है। उन्होंने कहा जी कि इतराज ये है कि डेट जो है सफे के ऊपर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी है तो ये थोड़ी सी यहाँ पर होनी चाहिए थी। तो इस तरह के इतराज उन्होंने लगाए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है? बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। और झंडे के ऊपर पाबंदी है, जैसे जुलूसों के ऊपर पाबंदी है, चार्टर ऑफ डिमांड हमने बाकायदा तौर पर उनसे रजू किया, बार बार कहा और हमने यही गुजारिश की कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। उन्होंने आगे निगरान वज़ीर आज़म साहब को जनाब लिख दिया कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। वो निगरान वज़ीर आज़म जो अच्छा लास्टली ये बता दें, लाहौर के अंदर तो बड़ा लंबा मामला चल गया ना कि कन्वेंशन की इजाजत लेनी थी, उस पर डीसी साहब फिर हाई कोर्ट में चला गया मामला, पता नहीं अब वो कहाँ फंसा हुआ है, हमें नहीं पता, आप बता दें वो कहाँ में फंसा हुआ है। उम्मीद है कोई इजाजत मिल जाएगी लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहरों के अंदर कोई कन्वेंशन करने की? देखिए इजाजत इन्होंने पहले भी मुख्तलिफ बहानों से पहले इनकार करते हैं, जब कोर्ट में रजू किया जाता है कोर्ट कहती है इजाजत दें, फिर दरखास्त दी जाती है, फिर कहा जाता है कि ठीक है इजाजत है, और जो लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर बख्तरबंद गाड़ियां पहुंचा दी जाती हैं। इसकी मिसाल आपके सामने एजाज अजीम पार्ट हैं जिनको इन्होंने उठा के वकील हैं वो एक FIR के अंदर नामजद कर दिया 9 मई वाली,
ये नहीं कि वो उनका कोई उस FIR के साथ वो उधर कहीं गए ही नहीं होंगे कोर कमांडर हाउस के करीब, सिर्फ उन्होंने दरखास्त दी है कि हमें PTI का जलसा करने की इजाजत दी जाए। तो अगर दरखास्त उठा लेते हैं तो इस तरह अगर DC होंगे तो DC फिर कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और फिर अगेन मेरे पास ना एक्चुअली प्रोग्राम का वक्त जोधा साहब माजूद के साथ खत्म हो गया। इसी बात को सम अप करता हूँ। सईद चौधरी साहब, आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एन एलिजेंस विद द पॉलिटिकल पार्टी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और इसको सेफ गार्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। और इलेक्शन से पहले खासतौर पर एक माहौल, एक फ़ज़ा इंश्योर करना कि बनी हो जिसमें लोग मतलब डर खौफ के बगैर अपनी वोट के जरिए अपनी चॉइस का इजहार कर सकें, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से काम करवाएंगे। उम्मीद है, पता नहीं आगे क्या बने, समझ नहीं को आ रही, लग नहीं रहा कि वो होगा, लेकिन बहरहाल अभी भी ये हो सकता है कि वो इलेक्शन कमीशन से ये काम कराएं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर इंश्योर करवाएं। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह।